टू नेशन थ्योरी को साबित करने के लिए कि हम लोग टू नेशन है, उसके लिए जो काम किया गया और जो कारकर्दगी की गई और जो अपनाया गया जो तरीक़ाकार, वो कितना भयानक था सबको जानता है। और आज तक हम लोग उसको झेल रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। पूरी बात नहीं कि हमारे और जो पीछे की जो नस्ल थी, हमसे जो सीनियर नस्ल है, वही इससे मुतासिर थे और उन्होंने ही इस तरह से ज़िंदगी गुजारी। इंतहाई समझ दर्दनाक, अलमनाक और समझिए कि मजबूरदा मायूसकुन हालात जो है, इस महलाल की हालत ज़िंदगी जो है सिर्फ उन्हीं लोगों ने गुजारी है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी उसी तकरीबन अंदाज से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिर मिल बैठते हैं और मिल बैठने के बाद थोड़ा सा उन मखसूस माहौल और हालात और फ़िज़ा से अलग हो जाते हैं और हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, कलाम सुन करके, गुफ्तगू सुन करके और समझिए कि ज़रीफ़ाना बातें सुन करके इस तरह से। वरना अभी जो हालात थे या उस वक्त भी जो हालात थे यकीनन अनबियरेबल, बर्दाश्त के लायक नहीं था। लेकिन ये कौम यकीनन बड़ी जरूरी और बड़ी बहादुर रही है कि क़यामत से गुजर सकती है, तो ये कौम अकबाल ने तो कहा है ना कि हाथ दिखा दे ऐ तो सबूर कि वो सुबह शाम तू और पीछे की तरफ। ये बात मैं बोलूँगा, ये प्रोग्राम जो रखा है दानिश्वर से मुलाकात कर, तो आप अपनी सवाल हाथ के ताल्लुक से पहले उसी टॉपिक पे उसी से आप तो जारी रहे बातें आती हैं, मेरे अबाव अजदाद जो है अपनी बातों में। हाँ, अपनी बात बताओ। उस गांव के थे जिसका नाम है इमामगंज। मेरी पैदाइश लेकिन कलकत्ते में, गाँव में रहते हुए अबाव अजदाद कलकत्ते पैदाइश होने का भी पस मंज़र है। उसी पस मंज़र के हवाले से बात करते कि 1947-46 में बिहार में ज़बरदस्त राइट हुआ, फ़िरका वाराना फसाद हुआ और फ़िरका वाराना फसाद होने के नतीजे में मेरे गांव में भी फसाद हुआ। आप हज़रात जानते हैं कि फसाद जो है और एक जगह हुआ था तेरहाड़ा में, नाम सुना होगा आपने, यहाँ के कलीम आजिज़ साहब थे और उस वक्त वो पटना यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे। जब हंगामा ख़त्म हो गया, राइट ख़त्म हो गया, ऐसा भयानक राइट वहाँ हुआ था, फसाद हुआ कि मुसलमान मारे गए काफ़ी तादाद में, औरतें कुएं में छलांग लगा करके अपनी इज्जत बचाई। इसीलिए उन्होंने जो है लिखा है कि वो शायरी का सबक, कलीम आजिज़ ने जो अपना कलाम लिखा कलाम, उसका नाम है शायरी का सबक। तो शायरी का सबब उनका वही था। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद फिर जो मंजर देखते हैं, तो मंजर देखने के बाद में जाहिर बात एक तहरीक पैदा होती है। सेम केस हमारे गाँव का भी था। मेरी वालदा जो है इत्तफाक के लिए, उसने इत्तफाक के लिए लोगों ने कहा कि तो बगल के औरतें और बच्चे जो है बगल के गांव में चले गए। लिहाजा मेरी वालदा भी मेरे दो बड़े भाइयों को लेकर के रात की तारीखी में बंडी एक गांव का नाम है, वहाँ चले गए, बगल में है सब। वहाँ जब चली गई, जवान लोग रह गए गाँव में, तुरंत सुबह के वक्त जो है फसाद शुरू हो गया। इसमें काफ़ी लोग मारे गए, किसी की लाश का भी बहुतों को पता नहीं चला कि वो लाश आ गई। तो ये सूरत हाल। वालिद कलकत्ता से गए और वहीं से जहाँ वो ठहरी हुई थी, अपने गाँव में भी नहीं गए, वहीं से वालदा को और अपने दो बच्चों को, मेरे दो मेरे बड़े भाई हैं, उनको लेकर के कलकत्ते में 47 में राइट हुआ। फिर समझिए कि वालदा मेरी 40-50 तक रही, राइट देखा। 48 में हमारी पैदाइश कर गई। ये पस मंज़र हम मेरी पैदाइश 1948 चुनांचे फिर कुछ दिनों तक पैसा रहने के बाद में फिर वो गांव चली गई हमें लेकर के तमाम बच्चों के साथ, और वही मदरसे की तारीफ इसको मदरसे का नाम था इस्लामिया मदरसा।
का मदरसा इस्लामिया में हमारी इब्तदाई तालीम, कुरान और उर्दू की जो कायदा अली में पहली और दूसरी किताब जो होती है, चौथी किताब सभी पूरी पढ़ने के बाद तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम लोग कलकत्ते में कारोबार था हम लोग का, जो जैसा कि हमने बताया है बहुत अरिस्टोक्रेट कारोबार नहीं था, बल्कि वही मेहनत और मजदूरी वाली बीड़ी और पान की पान तो नहीं, बीड़ी और सिगरेट की दुकानें थी, लेकिन माशाअल्लाह वो खुशहाली उससे थी। लेकिन जब हम लोग कलकत्ते आए और मैं भी आया तो आपको समझिए कि कलकत्ते के माहौल से हम लोग को दूर रखा गया, मिलने ही नहीं दिया जाता था कि आप लोग कलकत्ते का जो मखसूस माहौल है आप उसको नहीं कर सकते। आप रहिए अपने ही घर में रहिए, दुकान में रहिए, गोडाउन में रहिए, यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो मिलने का तरीका होता है बच्चों के साथ में घूमना फिरना खेलना कूदना या उसके साथ और कहीं चले जाना या आना ताल्लुकात ऐसे किस्म के नहीं थे, हमारी ज़ात ही नहीं थी, बड़ी सख्ती थी। बस हम लोग के समझिए कि वक्फ स्टेट की मस्जिद थी मिर्ज़ापुर स्ट्रीट में, और वक्त काफ़ी मस्जिद तो छोटी थी लेकिन उसकी सराउंडिंग्स बहुत खुली हुई थी, बहुत अच्छा था। हम लोग उसमें फुटबॉल भी खेलते थे, वहाँ रहते भी थे, अनाज भी देते थे, साफ सुथरा भी करते थे। और वजह ये थी कि वो मस्जिद हमेशा राइट में वीरान होती गई, 47 के राइट में, 50 के राइट में, 64 की राइट तो हमने खुद ही देखा। और उस राइट में ऐसा हुआ कि एक भी उर्दू आबादी वहाँ पर नहीं रही सिवाय मेरी दुकान के, और इसलिए हम लोग जो है मस्जिद की देखभाल, अदा देना, साफ सुथरा करना, हाफिज भी नहीं आते तो वालिद मेरी इमामत करते, तो यही सिलसिला समझिए। और उस जगह से बहुत करीब एक स्कूल है, आप लोग जानते हैं, नायब जुबली इंस्टीट्यूशन, ML जुबली इंस्टीट्यूशन, बहुत मशहूर स्कूल है और बहुत पुराना स्कूल है। मैं उसी का स्टूडेंट हूँ। हाँ, 60 में जब 59 में गांव से कलकत्ता आए मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद में, और 60 में ML जुबली इंस्टीट्यूशन में हमने दाखिला। उस दौरान में बहुत हालात मुख्त, जैसा कि मुझे बताया कि 64 की राइट और बीच बीच में तरह तरह के हालात पैदा होते गए, लेकिन ये सिलसिला करते करते समझिए कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में पहले बेसिकली हम साइंस के स्टूडेंट थे, प्री यूनिवर्सिटी उस ज़माने में था, अभी तो हायर सेकेंडरी है, यूनिट है, लेकिन उस ज़माने में प्री यूनिवर्सिटी हम लोग करते थे। तो प्री यूनिवर्सिटी हमारा करने की वो भी साइंस लेने की वजह होती है, पहले एक रिवायत थी इस तरह से, या लोग बेहतर के लिए यही सोचते थे कि बड़े भाई अगर साइंस का है स्टूडेंट है या साइंस लेके पढ़ रहा है तो तुम भी साइंस लेकर के पढ़ो, इसलिए कि ये तुम्हारा हेल्प करे। यहाँ तक कि हम समझते इस तरह का, हम लोग ऐसे कि तुम कॉमर्स ले लो, तुम साइंस ले लो, तुम आर्ट्स ले लो, इस तरह की कोई बात नहीं थी। हाँ, साइंस की अहमियत बनी थी। तो मेरे दो भाइयों ने जो है ना कॉमर्स से आर्ट्स लेकर के उन लोगों ने जो है BCS की तैयारी की, तो BCS की तैयारी में समझिए उर्दू और फारसी उन लोग को लेना पड़ा, उन लोगों की परेशानी। यूनिवर्सिटी साइंस पास करने के बाद में भाइयों ने कहा कि आप जो है चले जाइए मौलाना कॉलेज में उर्दू ऑनर्स ले। तो जानते नहीं थे, और हालात ये थे कि हम लोग जानते नहीं थे कि मौलाना कॉलेज कहाँ है और उसके प्रोफेसर्स कौन कौन है, उर्दू बोलने वाले कौन है, शायर कौन है, इसका बिल्कुल नहीं। एक शख्स को सिर्फ हम जानते थे अच्छी तरह, तो वो थे शिबली सर, अलकमा शिबली जिसको हम लोग कहते हैं, उनको जानते थे इसलिए कि वो बताते हैं खुद ML जुबली इंस्टीट्यूशन में टीचर थे, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे, शक्लन उनसे वाकिफ थे। ऊपर अपर क्लास को वो एग्जाम टीचर रहे, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगहों में वो चले गए। तो हमने वहाँ एडमिशन ले लिया, लेकिन मुझे यही ताकीद की गई थी कि आप जो उर्दू ऑनर्स ले रहे हैं और लेके पढ़ रहे हैं, इसका गलत और गायब ये है कि आप WBCS के स्टैंडर्ड को कायम रखिएगा। WBCS का सिस्टम ये है कि हर पेपर ऑनर्स स्टैंडर्ड का आएगा, जो भी आप सिलेक्शन मिलाएंगे, चाहे आप समझिए हिस्ट्री लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए या पॉलिटिकल साइंस, वट एवर यू वांट, जो आप जानते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है। उर्दू फारसी तो है ही है जो आपका रहेगा, तो ये सारे पेपर्स ऑनर्स स्टैंडर्ड के आते हैं, इसलिए तुम उर्दू ऑनर्स लेकर के और
पढ़ो और पढ़ने के बाद में WBCS में बैठो और बैठने के बाद में नौकरी तुमको मिलेगी। अदरवाइज नौकरी के बारे में हम और आप नहीं सोच सकते, क्योंकि हम लोग के ऐसे मिसाइल नहीं थे, हम लोग जानते भी नहीं थे। और हम लोग के खानदान में पढ़े लिखे लोग तो थे, अरबी फारसी उर्दू इस तरह से, लेकिन ये सब की नौकरी तो उस ज़माने में थी नहीं। उस ज़माने में अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत थी, उसके अलावा भी बैकग्राउंड मसला होता था और फिर ताल्लुकात भी होते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग के पास नहीं थी। लेकिन गर्व की बात ये होती कि मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे थे पढ़ने लिखने में, और लोगों ने WBCS पास किए, बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज हो गए। लेकिन उनकी एक बात से हमको बड़ी तकलीफ होती थी कि मैं कहता था कि आप जो ऑफिस जाते हैं, हम घर से निकल के फिर ऑफिस जाएंगे और उसके बाद में आप 5-5, 6-6 घंटे अच्छे तो बैठे रहते हैं, बहुत मुश्किल काम है, कैसे बैठते हैं समझ गए? तो मैं देखो कैसे बैठते हैं, क्या यही बैठने की तरफ आप लोग को मिलती है, तो कैसे बैठते हैं? क्या बैठते तो क्या बैठे ही रहते हैं, अरे चलते फिरते हैं उसी में। बहुत मुश्किल काम है, पाबंदी तो है। अच्छा ठीक है, आपको तबादले सूरत तो उसको अपनी समझ में नहीं आ रही थी। इत्तेफाक कहिए कि मेहनत मुशक्कत करते रहे, और लेकिन बहुत सिक्योरेटेड लाइफ नहीं, ज़्यादा इसातज़ा से मिलना नहीं, वो वही तक क्लास के मामले में रहे, क्लास में मिलते रहे, जो पूछते रहे, पूछना रहा, वही बात होती रही, वरना कौन सर कहाँ रहते हैं, क्या मामला है, इस सारी चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वास्तव इत्तेफाक इसको कहिए कि जब हमने ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया, हालांकि तैयारी तो मेरी WBCS के सिलसिले की हो रही थी, तो उसमें हमने फर्स्ट क्लास ले आए। तो फर्स्ट क्लास आने के बाद में पापा ने कहा कि मियाँ देखो, हम जब तक जिंदा है ना, पढ़ने का सिलसिला तुम जारी रखो। दो बड़े भाई तो है, उनको तो सर्विस मिल गई, जाहिर बात है, अब वो जो गवर्नमेंट सर्विस है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, लेकिन तुम जो है अपना पढ़ने का सिलसिला जारी रखो। WBCS में बैठोगे तब भी तुमको MA करना है, और भी कुछ करना तो कर लो, जब तक हमने कहा ठीक है, MA में एडमिशन हमने ले लिया। लेने के बाद में टेंशन मेरा दूसरी तरफ कैसे गया कि उस वक्त UGC की तरफ से हमें फेलोशिप अवार्ड तो, और एक रशियन गवर्नमेंट की तरफ से 2 फेलोशिप आए, तो उसमें हमें एक ही लेना था। और इसका सिस्टम ये होता था कि आप को दरख्वास्त वगैरह देनी नहीं पड़ती थी, वो लोग खुद आते थे यूनिवर्सिटी में, और या किसी नौयत से वो लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो उसको डाल लेती थी, या उनको बता दिया जाता था, और उसके नतीजे में उसको उस ज़माने के हिसाब से फेलोशिप में मिल जाती। और इसमें यह थी उस वक्त तक आपको मिलती है, जिस रोज जिस तारीख को आप फर्स्ट एग्जाम में बैठेंगे उसके बाद से आपको बंद हो जाएगा। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बहुत ही अनारकी का सिस्टम था, आपका डिसलाइक मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, इमरजेंसी पूरे मुल्क में नाफिज हो गई थी, सिद्धार्थ शंकर रई की यहाँ हुकूमत थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज कर दिया था, बहुत लॉन्ग लेसनेस थी और बहुत ही गैर मुनासिब सूरत हाल। चुनांचे हमने जब MA में एडमिशन ले लिया, पहले क्लास में जैसे टीचर सवालात को जवाब करते हैं, तो कहाँ से आए हो, क्या जानते हो, किस से दिलचस्पी है, कोशिश सुनाइए, कुछ सुनाइए, इस तरह से। तो MA में बहुत कम स्टूडेंट उस वक्त हम लोग होते थे, समझिए कि सिफात के स्टूडेंट हम लोग रहते ही थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद में प्रोफेसर गानी साहब थे, लोग वो आए, और आने के बाद बातचीत उनसे हुई, तो एक्सट्रीमली बातचीत जो अदब से मुतालिक हुई। फिर उसके बाद में शाह मकबूल अहमद वो आए, की तरफ से हमेशा बुराई होती रही कि आप जो है इसी डिपार्टमेंट में, इसी में रहेंगे, आप जो है WBCS और दूसरे की तरफ न जाएंगे, तो आप हैं ठीक है, इसी में रहिए, क्या जरूरत है आपकी जरूरत है। तो हमने ये जो शाम प्रोफेसर शाम हम इसी में रहिए, और जब यहाँ आने लगे कॉलेज में यूनिवर्सिटी का एडमिशन ले लिया, तो प्रोफेसर सत्तार शाहिदी उन्होंने कहा कि भाई
जो ये सब समझिए कि कुछ नसीहतें थी कि आप तो जा रहे हैं ये यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जाकर के आप पढ़िए लिखिएगा। वहाँ की फिजा बड़ी जो है ना आज़ाद है, और कोई किसी से कब पसान हाल नहीं है। कोई किसी के बारे में जब पूछता है और न कोई अगर कुछ करता है तो टूटता है। वहाँ इस्लाही काम नहीं होता है। लिहाजा आप जा रहे हैं तो पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो दीजिए। और शाह महमूद अहमद ने कहा कि देखो यानी ऐसा करना कि मुस्लिम लड़कियाँ तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो अगर उसकी कोई ज़रूरत हो तो ऑफिस का मामला लेकर के ऑफिस में कुछ करना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो आप उसको उस जमाने में सर आप बहुत खूबसूरत भी रहे होंगे। अभी भी क्या बात है, ये अच्छी बात है। ये अपने खुशफहमी के लिए हमने नहीं, बहुत अच्छा है। तो ये बात सरकार ठीक है सर, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे कि 64 के राइट के बाद हम जो है लेफ्ट फ्रंट या कम्युनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू किया। मैं चाहता था कि फर्स्ट मैं मुस्लिम हूँ और दूसरा मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैं उसी अंदाज से सोचता था और उसी अंदाज से काम भी करता था। जब यूनिवर्सिटी में आया तो पार्टी ऑफिस ने कॉल किया तुम आओ, और नाम की वजह से पॉपुलरिटी थी, लोग जान जाते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि ये शख्स जो है इंडियन नहीं है, लगता है कोई मिडिल ईस्ट से जो है आया हुआ शख्स है। मैं मुस्लिम होते उनको इतना क्या इनमें, हिंदुस्तान में भी इस तरह के लोग नाम करते हैं, तो उसी नाम की वजह से भी लोग पकड़। तो उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट जो सफ़े अव्वल के जो ये है जीवरान है हमारे, वो सब के सब ऑलरेडी अंडरग्राउंड हो गए। अब जो है क्या करना है, यूनिवर्सिटी के क्या पोजीशन है, तो सर हमने कहा कि सर वहाँ जो है ना कोऑर्डिनेशन कमेटी का है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोग तय की और उसके प्रेसिडेंट हम हुए और किस तरह से काम चलता है। तो हमने देखा कि मारपीट भी बड़ी होती थी, बहुत दंगा फसाद होता था, हम लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था, झंडा पटाखा लेके कुछ कर नहीं सकते थे। इससे ये हुआ था पॉपुलरिटी हमारी यूनिवर्सिटी में हो गई। बहुत से लोग यूनिवर्सिटी में जो थे वो लेफ्टिस्ट माइंड के थे ज़रूर, लेकिन हालात की नज़ाकत की वजह से वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन हिमायत रहती थी। अगर हम लोग को जैसा जो मार्केट की हम बताती थी तो अंग्रेजी की है या पर्टिकुलर साइंस की है, जो वीडियो वगैरह होती थी वो लोग सामने आ गए। क्योंकि बंगला तो मैं जानता ही नहीं था उस वक्त, बहुत कम ही बोलना जानते थे। तो क्लास में जो लेक्चर होता था तो मैं जाता था, तो स्टूडेंट्स वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट के अंग्रेजी के हिस्ट्री के ये जानते थे कि ये लड़का लेकिन उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम है। और दूसरी मेरी शनाख्त ये होती कि जुमा और शनिचर 2 दिन में अलीगढ़ पहनावा और पंजाबी पहन के जाता था। तो उस वक्त लोग सवाल मुझसे कहते थे नहीं तुम नमाज पढ़ के क्या आए हो, तो मैं कहता कि हाँ मैं नमाज पढ़ता। ये समझने के सिलसिला रहा, पढ़ने लिखने का भी सिलसिला रहा, सियासत में भी रहे, और समाजी काम भी जो होना रहता मिलना जुलना उनको समझने के हो गया। इस तरह से एक्टिव हो कई एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि भाई उर्दू डिपार्टमेंट को अलग होना चाहिए। हमारा उर्दू मेजर इंडियन लैंग्वेज के अंदर में था। उसके बाद हिंदी तो हो गई थी, बिरला वालों ने तो 8 लाख रुपया दे तक उसको अलग कर दिया था, लेकिन उर्दू वालों के पास उर्दू डिपार्टमेंट को अलग होने के लिए नहीं थे। तो इसके लिए जो तहरीकें वगैरह चलती थी उसमें भी हम जाया करते थे। बहरहाल ये सिलसिला चलते रहा, पढ़ने लिखने का सिलसिला जारी रहा। चुनाचे जब MA देने की वक्त आ गया, हमें MA का एग्ज़ाम देना है, बैठे एग्ज़ाम देने के बाद भी समझिए इसको इत्तेफाक करिए कि मेरा फर्स्ट क्लास आ गया, क्योंकि ये ऑनर्स में भी फर्स्ट क्लास था और MA में भी फर्स्ट क्लास आ गया। फर्स्ट क्लास आने के बाद में साहबा ने फिर कोई बात कही किसे अब इसी में रहो। हमने MA पास करने के बाद में मॉर्निंग में LLB में एडमिशन लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और शाम को जो है BLitt साइंस में लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी एडमिशन लिया।
लेकिन ये समझिए कि सिलसिला चल ही रहा था कि 3-4 महीने के बाद ही मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गई, जूनियर रिसर्च फेलो की जो है अवार्ड मिल गया कि आप 5 साल तक आप काम कर सकते हैं। 5 साल तक जो करने के बाद ये जो है 5 साल तक जो है आप कर सकते हैं इस फेलोशिप में। तो उसी तरफ लग गए, लगने के बाद में लेकिन उसमें कंडीशन एक ये भी था कि आप दूसरा कोई काम इस पीरियड में नहीं कर सकते, तो लिहाजा लाइब्रेरी साइंस और LLB दोनों हमें छोड़ देना था। और चूँकि साधना भी सोच रहे थे कि आप किसी में रहिए जिलानी साहब, ठीक है, और लॉ के मामले में घर में भी बड़ी अच्छी राय रहती थी, क्या सच को झूठ, झूठ को सच बोलो, ये सब आप मत खराब करो दुनिया, ये सब ले चुके हो। तो मैंने अब रिसर्च का सिलसिला जो है शुरू हुआ, लेकिन तमाम मसरूफियतों के बावजूद भी मैं जो टाइम पढ़ने लिखने की तरफ संजीदगी से, और जगह थी हमारे ये गौरव था, इस वजह से हम लोग बहुत जगह फिलहाल से लिखना पढ़ने का काम दिन भर तो नेशनल बुक एजेंसी में टाइम दीजिए तो पार्टी को वहाँ की मीटिंग में से फाइल में जाइए थोड़ा नहीं तो रुके रहता था, लेकिन वक्त मिल जाता ताकि हम लोग कुछ लिख पढ़ सकते। उसके बाद ये सिलसिला चलते रहा, हमने 4 साल में 5 साल की तो फेलोशिप मिला था, लेकिन 4 साल में हमने कंप्लीट कर दिया। 4 साल में कंप्लीट करने के बाद में हमने अपने गाइड नफर सब को कहा कि सर हमारा कुछ केसेस हो गया तो क्या है आप, तो हम इसको जमा दे देना चाहते हैं, आप तमाम पेपर देख लिए हैं, देखने के बाद अब हम इसकी बाइंडिंग करवा दें। तो उन्होंने कहा कि फेलोशिप आपको 5 साल के लिए मिला है, आप उसी को एंजॉय कीजिए, और चूँकि अभी कहीं पे कॉलेज वगैरह में जगह खाली नहीं है तो कहाँ जाइए। और फिर उन्होंने एक बात भी कही अपने उसूल और ज़ाब्ते की कि मेरे यहाँ सिस्टम ये है कि जो पहले रजिस्टर करवाया है उसकी थीसिस पहले जमा होगी नंबर वाइज, समझ गए। तो हमें थोड़ी सी बात जो है हमसे सीनियर जो थे वो अब्दुल रहमान अमर अमीरी थे। अब्दुल रहमान अमर अमीरी चूँकि वो चले गए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया रेडियो में, उनकी पोस्टिंग हो गई आपके रांची में। अब उनको PhD वगैरह से कोई सरोकार नहीं रहा और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और वे शायदी पर उनकी थीसिस थी तो और उन्होंने मुकम्मल भी नहीं किया था। लेकिन ये सर का जोर ये था कि जब वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आप जमा नहीं दे सकते। तो सर अब क्या करना है मुझे, लेकिन उनसे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे रहमान साहब से, क्योंकि मेरे मजली भाई जो हमसे जो बड़े भाई थे उनके वो दोस्तों में से कलकत्ता दरअसल कलकत्ता के वो तातीबाग नीति बगान ये सब इलाके उन्होंने ही मुझे दिखाया और कहा भाइयों से कि भाई हम मेरे साथ रहेगा ना, अब परेशान मत होइए, कहाँ रहेगा क्या होगा, हम समझे। तो ये बेदी बगान ताती बगान 5 चक्कर ये सब इलाके को मैंने देखा ही नहीं था। प्रेमी मारने के बाद में उनके साथ में जाता था। तो हमने कहा भाई अभी मेरा मसला हल कैसे होगा, किस तरह से जो है हम थीसिस जमा देंगे, जब तक के रहमान साहब थीसिस नहीं जमा दे सकते। तो मैं वहाँ रांची गया, रांची जाने के बाद में उनसे मशवरा किया कि भाई ऐसी सी बात है उसमें आप क्या करेंगे, आप लिखिए जल्दी, तुम्हारा समझिए कि 15-20 लोग उनके साथ रहे और उनसे कहा कि जो कुछ है अब उसको आप सेट करके चलिए मेरे साथ है ना, अब इसको जमा देगा, नहीं जमा दीजिएगा हमें परेशानी हो जाएगी। लेकिन वो 5 साल कंप्लीट जब हुआ तभी ये जो है सिलसिला शुरू हो गया। हमारे हाल 5 साल के बाद में फिर उनको जो है वो इत्तेफाक से चाहिए इसको कि दोनों को एक ही दिन इंटरव्यू लेकर आया कि आप लोग जो है आकर के PhD का जो वाइवा होता है उसमें शेयर। लेकिन इत्तेफाक में कि मेरी तबीयत जो है उससे काफ़ी नासाज थी, नासाज की वजह से मैं नहीं गया। तो
रहमान साहब जो थे वहाँ सर ने कहा कि देखो गिलानी नहीं है क्या बात है, वो आए तो घर ही में थे, तो उन्होंने कहा भाई मेरी तबियत बहुत खराब है, इसी वजह से नहीं जा सकते। दूसरे दिन भी उन्होंने उनको रेट दिया कि आप बोला कि तुम आ सकते हो, तुम आ जाओ, तो दूसरे दिन भी मैं नहीं जा सकता। तो फिर हमने कहा सर तबियत मेरी ठीक हो जाएगी तो हम आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद हम गए दोबारा PhD की डिग्री में मुझे मेरा जो काम था वो हमने कर दिया, वाइवा दे दिया, पेपर लेकर के जमा दे दिया और वाइवा में भी शरीक हो गए। अपने डिग्री मिलने की वो हम लोग उसके बाद ही अवार्ड हो गया कि भाई आपने PhD की हो। लेकिन जब हमने ये जमा किया था थीसिस तो मेरे लिए मसला हो गया कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, पैसा कैसे होगा, हम लोग की जेब खर्च पॉकेट खर्च या उससे हट करके कौन से पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अब मेरा कहाँ से आएगा। तो हमने उसी वक्त आलम बाजार जूनियर हाई स्कूल की जगह खाली की 1981 में PhD उसी वक्त हुए। लेकिन उससे पहले जो है हमें अप्लाई किया था उसी स्कूल में, अप्लाई करने की वजह से इंटरव्यू वगैरह फेस किया, इंटरव्यू फेस करने के बाद में मुझे वहाँ नौकरी मिल गई, अप्रूव पोस्ट। उसके बाद गालबन अली शेर साहब होंगे जो भी हो जी हाँ, बोलने दीजिए। तो वो वहाँ गए, वहाँ भी काफ़ी इज्जत मिली और नहीं बोला है नया 5 मिनट आप 7 मिनट टाइम है ओनली 6 मिनट 7 मिनट। तो बहरहाल वहाँ समझिए कि हमने वहाँ नौकरी कर ली। उससे पहले भी हम बैठ चुके थे, लेकिन मुझे गवर्नमेंट सर्विस चाहिए थी, स्कूल में भी हमको प्योरली गवर्नमेंट चाहिए थी, इसलिए कि उससे हमें जो है रिलैक्सेशन होता है एज में, ताकि हम कॉलेज में और दूसरी जगह में जा सकें। तो इसके लिए जो है हमने इंटरव्यू दिया तो उसको कंप्लीट कर गए और मेरी पोस्टिंग हो गई आपका टाकी गवर्नमेंट में हसदाबाद। टाकी गवर्नमेंट ने जब वहाँ गए ज्वाइन करने के लिए तो मास्टर ने पूछा कि निहारी साहब बंगला स्पीकिंग थे कि आप अरबी जानते हैं? हमने कहा भाई अरबी जानते हैं, अरबी हम लोग की बुनियादी तौर पर ट्राई होती है। मुझे पता नहीं था कि उनका कहने का मतलब क्या है। हमने कहा कि हाँ साहब हम लोग अरबी पढ़ना जानते हैं और ये समझिए कि रोज़ा नमाज ये सब के पाबंद है, इसलिए अरबी हम लोग जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो ये पूछेंगे कि लड़कियाँ रोटी पका रही है उसका जो है आप हल्दी बनाएंगे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं मैदान में तो उसकी जो है ना आप हल्दी बताइए। मैंने कहा ये थोड़ी है, आप तो देख रहे हैं कि भाई MA PhD एंड मास्टर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर की जगह खाली है उर्दू के लिए, तो ये अरबी कहाँ से आ गई। तो असल में वो पोस्ट थी मौलवी, वो जगह थी मौलवी के लिए और उसका बेसिक पे था 300 रुपये और हमारे उसकी जगह पर हमको मिल रही थे सब 500 रुपये। तो मेरे दोस्त ने उसने कहा कि आप परेशान ना हो, पहले जो पैदल है उसको कंप्लीट हो जाएगा, वो पैदल जब कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए कि तुम कोशिश करना। उसके बाद हमने समझिए जब खबर ले ली कि हाँ पैदल पूरा हो गया तो एक चिट्ठी लिखी डायरेक्टर के पास, उसमें हमने एक ही बात कही कि भाई पोस्ट है वहाँ मौलवी की और उसकी जगह पर जो है असिस्टेंट मास्टर उर्दू को ले लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि उसकी तनख्वाह 300 रुपये है, उसकी जगह पर हमें जो है ना 550 मिल रही, तो डिपार्टमेंट के लॉस है। तो डायरेक्टर ने फौरन जो है क्लर्क बुलाया और कहा कि तुम्हें की को चुए डिपार्टमेंट की शेष को सिक्की इसको कलकत्ता लाने की कोशिश करी। फिर मदरसा आलिया में हमने ज्वाइन किया और मदरसा आलिया में ज्वाइन करने के बाद में फिर हम चले गए आपके कॉलेज के लिए इंटरव्यू किया। कॉलेज के इंटरव्यू के लिए हम चले गए दिल्लीपुर कॉलेज, इन शॉर्ट का बोलना है। अब कॉलेज में गए तो उससे पहले वहाँ परेशानी थोड़ी हो गई कि भाई ये सब जो आने म्यूनसिपल कांग्रेसी थे, पॉलिटिकल आदमी थे और मेरा जो मामला था उससे थोड़ी सी उनको परेशानी थी, लेकिन ज्वाइन करने में दिक्कत हुई, लेकिन हमने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद हमने 2-3 चीज़ों को ये किया कि अगर आपको कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी होना है तो आपको स्टूडेंट बेस्ट टीचर होने का सबूत है। बेस्ट टीचर आप अच्छे टीचर अगर आप कहलाएंगे, लड़के आपके गर्विदा होंगे तो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन पर आपका यही हुआ।
अपने तौर पर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, करवाने की कोशिश की और वहाँ के मामला पे दखील भी होना शुरू। बहुत जल्दी हम बोल रहे हैं क्योंकि हाई मदरसा के लड़के और लड़कियों के एडमिशन कहीं नहीं होता था कलकत्ते के कॉलेज में, किसी कॉलेज में नहीं। तो लेकिन उस ज़माने में वहाँ खिलपुर कॉलेज में 11 और 12 में हायर सेकेंडरी में जो है इन लोगों का एडमिशन होता था। लेकिन बीच में गवर्निंग बॉडी और टीचर काउंसिल ये स्टेप लेती थी कि नहीं, वो लड़के बहुत वीक होते, कमजोर होते, इससे कॉलेज का जो है रेपुटेशन खराब हो जाता है, इसलिए उसका एडमिशन नहीं लिया जाए। लेकिन हम हमेशा फाइट किया और कहा कि नहीं। लेकिन ये फाइट जो मेरा होता था बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जेंडर, बहुत ही सिविलाइज्ड माइनर, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 आदमी थे और उन लोग बहुत अच्छा टेक्निक जानता था कि पहले जो है ना वोटिंग करा लो ये होगा या नहीं। तो हम लोग तो सिर्फ 4 और उन लोग है 40, तो इसलिए मैं वो नहीं करता था वोटिंग बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जेंटल में बात करता था और थोड़ा सा पोलिटिकलाइज भी कर देता था। तो लोग ऐसे करो फिर हम प्रिंसिपल समझ गया कि ये सब जमीन को जिलानी टैकल कर सकता है। चुनाचे जब करते हंगामा करते तो फिर हम वो समझाते और प्रिंसिपल प्रोवाइड भी करते। आपकी कितनी शोहरत है, आप जानते हैं सर, आपको तो भगवान की तरह मुस्लिम महल्ले में आप लोग मानते हैं, हालांकि कोई रास्ता भी नहीं होगा। समझ गए प्रिंसिपल को चालू अच्छे सर आप कहाँ मुझे रहते हैं, हार्ट की बीमारी है, शुगर है, प्रेशर है, छोड़ देना सब कर वो इसी तरह से होते हैं। उसके बाद समझिए कि ये मसला समझिए उस वक्त रहा। फिर हमने महसूस किया कि बहुत से हमारे लड़के जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में ऑनर्स लेते हैं लेकिन सकते नहीं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह में ये लेते हैं लेकिन वो नहीं सकते हैं, तो पास कोर्स ग्रेजुएट हो जाते हैं। पास कोर्स से ग्रेजुएट होने से फिनेंशियली उनका लॉस होता है, क्योंकि तैयब साहब जब अंग्रेजी के हेड डिपार्टमेंट थे मौलाना पे कमीशन का जब ये बैठे थे 3 ग्रेड बनाया था। मुमताज अनवर साहब बेहतर समझ सकते हैं कि एमए का अलग स्केल था, ऑनर्स का अलग और पास का अलग। तो मेरे मुँह से बहुत से शनासा लड़के जो है वो बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन जैसा कि हमने क्या बैकग्राउंड अच्छा ना होने की वजह से वो ऑनर्स दूसरे सब्जेक्ट को नहीं रख सकते। तो स्पेशल ऑनर्स का हमने क्लास शुरू करवाया था। मेरा कॉलेज का मस्कम है उर्दू का, इस उर्दू के लिए स्पेशल ऑनर्स हमने करवाया और लड़कों को सब कहा कि तुम आओ स्पेशल ऑनर्स में दाखिला हो, और दाखिला उन लोग करवाने के बाद में 2-3 साल तक रहा। इसलिए फिर यूनिवर्सिटी ने सिस्टम ही खत्म कर दिया स्पेशल ऑनर्स है कलकत्ते से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। उन लोगों ने जो स्पेशल ऑनर्स करने के बाद में कुछ कलकत्ते में और कुछ बिहार में जाकर के अच्छे रहो। इन शॉर्ट बात इसी तरह से होते गए और जहाँ तक हो सका। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है थोड़ी सी अपनी तारीफ भी करते जाए बीच में, अच्छा लगेगा आप लोग अपनी तारीफ भी थोड़ा सा। मैं हमेशा पोलाइटली बात किया हूँ, नरमियत से, और एक महज़ब अंदाज में जो होता है वो, तो हमने वो कहा कि सर मेरी एक कोशिश ये रही है कि यहाँ से हम पर्शियन ऑनर्स, पर्शियन का डिपार्टमेंट खोलिए और इस्लामिक हिस्ट्री का। तो कुछ लोग थे तो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान बना दो बेटा, ये जो कुछ दादा आप ऐसा सोच रहे हैं, दादा सेक्शन लड़के पढ़ेंगे आप लोग का काम होगा दादा, और सब लड़के तो बदमाश होते हैं ऐसा, इसीलिए सब सर पढ़ के ठीक हो जाएगा। नहीं तो क्या करेगा, जानते हैं वहाँ पर कॉलेज से लेके जाइएगा ना तनख्वाही में गुट लाट लेगा। उन लोगों को हमने समझिए कि बहुत सा एटलीस्ट समझा जाके तो इस्लामिक हिस्ट्री और क्रिश्चियन डिपार्टमेंट बनवाया, और खुलवाने के बाद में आज भी ये सिलसिला लिखने पढ़ने का जहाँ तक मेरा ये मेरे कंट्रीब्यूशन है। लिखने पढ़ने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये किताबें आप मेरी पढ़ेगी या पढ़े होंगे तो उसमें मिल जाएगा कि मेरे साथ में किताबें रिसर्च क्रिटिसिज्म की आ गई हैं, पब्लिश हो गई है, और 2-3 किताबें ऐसी हैं जो 2000 तक हमने लिखी है। 2000 के बाद में इन दिनों लिखने की आदत नहीं है, सलाहियत भी नहीं रह गई है, वो आने वाले दिनों में शायद कर देंगे यहाँ पर, लेकिन वो साथ क्रिटिसिज्म के ऊपर और ताकीद के ऊपर पब्लिश है। और ये सब जो बातें हमने कही है मखसूस वक्त वे बोलने की बात की थी, इसलिए हमने आज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। फैमिली के बारे में बताते हैं, जी फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में
शॉर्ट में बता दीजिए। बच्चों वगैरह के बारे में फैमिली में मेरी मेरी वाइफ है, वालदान का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था, मेरी शादी से पहले ही, लेकिन लड़की उन्होंने पसंद कर ली थी। तो फिर भाई इसी से तो कोई शादी करनी है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि आप लोग देखिए ये कीजिए वो कीजिए। क्योंकि मैं बोलता था वापस से कि भाई ये जो है किसी लड़की पसंद की है, तो 10 साल तक यूनिवर्सिटी में शादी पसंद से किए थे। सवाल पसंद किया था, बताओ लव मैरिज है। अरे भैया वालदा ने पसंद किया उसने कह दिया। चले आप बताएं। तो वो आराम से हमने तो शादी हो गई। शादी होने के बाद में फिर हमने कहा कि घर में बड़े नाराज के थे, पढ़ी लिखी फोटोग्राफी ऑनर्स थी, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि तुमको ये करनी है, टीचर बननी है। लेकिन घर में बड़ी नाराज थी कि नहीं, हमारे घर की लड़की और हमारे घर की औरतें जो है हमारे के लिए जाएंगी, ये वो हमारे भाई बहने भाई सभी नाराज होते थे। लेकिन हमने उसको पढ़ाया, BSc ऑनर्स थी इन ज्योग्राफी, फिर हमने उसको स्पेशल BA करवाया, फिर समझिए BEd करवाया, फिर MA करवाया, फिर वो टीचर हुई, फिर हेडमास्टर। हमारी 4 बेटियां और 1 बेटा, चारों बेटियों की शादी हो गई, सब खुशहाल है, आराम से है। सिर्फ एक बेटी जो सबसे बड़ी थी वही टीचर हुई, वरना एक कंडीशन सबके यहाँ हमारे घर की लड़की जो है खुशहाली के साथ ये सब भी रहता है। ये सब बेटा जो है वो इंजीनियर है, उसकी शादी हुई। अच्छा, आपसे एक सवाल ये है कि आपके वालिद मोहतरम की बीड़ी की दुकान थी और आपके मामा जान जो नौ शाकिर वो बीड़ी का कारीगर, हाँ, तो आपने भी बीड़ी भी बनाया है? ये बात मेरे भाई वगैरह जो है वो बीड़ी बनाते थे। चलिए, और कोई सवाल करना है तो पूछिए थे, 2 पॉइंट। यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया है, इस ताल्लुक से कि वो फिर वहाँ कैसे यूनिवर्सिटी में, चूँकि यूनिवर्सिटी में आमतौर पर जब ये आए मुजफ्फर हनफी जब कलकत्ता आए तो उनसे मेरी मुलाकात हुई 2 मरतबा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आते? तो मैं कहता सर मेरी बड़ी मसरूफियत रहती है और कॉलेजियम फीस देखने में दुश्वारी होती है, और फिर समझिए यूनिवर्सिटी में आओ, इतनी दौड़ भाग की ज़िंदगी हो जाती है जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर भी नहीं कह दिया, तुम एक दिन जो ऑफ रहता है ना वहाँ कॉलेज में, तो उस दिन यहाँ ज्वाइन कर लो, और बीच में किसी एक दिन ऐसा कि फर्स्ट आवर में यहाँ कर दो और सेकेंड आवर का क्लास वहाँ रख लो। तो दरअसल मुजफ्फर हनफी साहब के कहने पर हमने यहाँ ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटियों में चले गए, भैरव गंगूली कॉलेज में चले गए, फिर नजरुल यूनिवर्सिटी में चले गए। तो ये सब कॉलेजों में जो है यूनिवर्सिटियों में जाने का जो है मौका मिला, इत्तेफाक हुआ। सब जगह में चूँकि शागिर्द हैं और वो लोग हेडुल डिपार्टमेंट की सब जगह है, तो इस वजह से भी हमको सहूलत हो जाती है। वो लोग बुला देते हैं कि सर आइए और यहाँ पर उसको रहिए और बात करने का, सीखने का, सिखाने का सब इस तरह से डिफरेंट 3-4 यूनिवर्सिटियों में गेस्ट लेक्चर के हिसाब से काम करने का मौका। वैसे अपने काम से, अपने अमल से आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मुझे जो वक्त मिला उसका बेस्ट यूज़ हमने लिया, पॉजिटिव लिया, जहाँ तक हो सका हमसे मुमकिन हो सका हमने अपनी सूझ बूझ और समझ के मुताबिक बेहतर से बेहतर कार्य अंजाम देने की कोशिश। सर 2 सवाल मेरे अदब के ताल्लुक से। पहला सवाल तो ये सर, PhD की कहानी आपकी हमने सुनी, लेकिन ये अब तक अंदाज़ा नहीं हो पाया कि आपके PhD के गाइड कौन थे और PhD का मौजू क्या था। मेरा PhD डॉक्टर जफर उगानवी थे, और ये थे कुंवर और याकूब कृष्ण बहादुर कुंवर बहसियत मसलवी निगार। कुंवर समझिए कि बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है, बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक। हाँ, एक तरह से आप समझिए कि लॉर्ड क्लाइव 1757 में जंग में जीतने के लिए, अंग्रेजों को जीतने के लिए उस खानदान के जो बुजुर्ग थे नव कृष्णा, उसने एक रोल भी प्ले किया। उधर जो है जिस तरह से ये आप जाफर कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। तो इससे हमें ये हुआ कि उर्दू में आपके तस्करों में ना और कहीं किताब में इसके हवाले से कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। इसके लिए हमें जो है ना इंग्लिश किताबों का सहारा लेना पड़ा, उसमें इसकी लाइफ हिस्ट्री वगैरह का, लेकिन लिटरेरी तौर पर उनके बारे में कहीं भी था। लेकिन कुंवर का तो ऐसी सूरत मैं बोलता हूँ अकबर साहब की कहीं जिक्र भी नहीं है,
एज ए लिटरेरी और एज ए पॉलिटिकल कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं इस तरह से है, जबकि उसके खानदान के दीगर लोगों के बहुत कुछ लिखा गया उसके। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि यूनिवर्सिटी में तो आपके असातिज़ा ने बहुत मौके दिए मैंने दूसरेदारों के साथ कोऑपरेशन करने के लिए, तो आपने शायरी की तरफ तवज्जो क्यों नहीं की? शायरी की तरफ तवज्जो इसलिए नहीं की कि मेरी वालदा पर वो बहुत नाराज हुई, तो तुम शायरी वारी नहीं करेगा, तो हमने कहा कि फिर आप तो शायरी करके क्या, छोटे बहू का नाम था मिनहाज, तुम मिनहाज बनोगे मिनहाज, क्यों मिनहाज बनेंगे? तो हम लोग हैं तो फैमिली वगैरह को देख लिए, मैं जितने लापरवाह वो है ना, पता है ना, दूसरा आदमी जैसे जिंदगी परेशानी में तो तुम भी अगर शायरी करोगे यही सब करोगे, जब यही सब करो इससे बेहतर है कि शायरी नहीं करो। हाँ तो लिखे पढ़ो, अब वो समझिए कि दरअसल इस अंदाज से हम लोगों को बनाते हैं भाई वो शायरी सभी भाई होते हैं। मेरे सारे भाई तो बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, अगर भविष्य में कंप्लीट करके जिससे मुझे चाहिए तो बड़ी सहूलत रही है हमें, जो आज़ादी मिली पढ़ने लिखने, और मुझे कहीं रुकावट तो नजर नहीं आई, घर की तरफ से भी नहीं, वो तो चलते मारपीट करने में भी थे, तो उसमें भी कोई कभी वालदान ने ये नहीं कहा कि सर क्यों इतना झमेला मिला जाते हो वहाँ झमेला करके आते हो, तो ये सब। सफरे हज पर रवानगी कब हुई सर? ये सफरे हज पर 14 उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में ये होता कि हज के बारे में जब भी हमारी अलिया बोलती कि अब तो सब काम हो गया, बेटियों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया है, और आप रिटायर 8 में कर गए तो चलिए ना हज करिए, तो बीच में जैसे बोलती थी ना भाई, तो मैं ना नहीं कहता था, लेकिन उठ के चल जाता था, अपनी तबीयत ही नहीं माहिर होती थी। हालांकि रोज़ा और ये तरावी ये सारी चीज़ें हमने कब छोड़ी ये याद ही नहीं, हमने छोड़ी नहीं कभी। नमाज तो 5 वक्त की शुरू से अब तक, लेकिन इसके मामले में हमको इसके बारे में हमको जो है ना बड़ी होती कि हम आज करने के लिए जो है नहीं जाना है हमको, तो इस ग्राउंड में जो है हम नहीं जाते थे, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे बैठे हुए थे तो चलिए ना आप तो घूमते हैं तरह से, हाँ ठीक है, तो जो है आप हमला कचा तो देखो कहाँ है, अब इतना हो गया, तो फोन करो, ये सब शागिर्द हैं आज में आज के डिपार्टमेंट में, वो सबसे बात करो, वो लोग सर जान उन लोग हटा के सर तुम्हारे हज के सर मेरे हज करने जा रहे हैं, तो बहुत देर करके सब भाई मैनेज कर दो, नहीं तो फिर इनका दिमाग बिगड़ जाएगा, तो फिर नहीं जो सबला होगा, तो फिर जो है हम समझिए कि और बहुत एंजॉय जो सबसे जिक्र करते हैं, कैसे तो गाना कर रहे थे और कैसे हम लोग आए हैं जिस काम पे पूरा करना चाहिए, और कहीं घूमने नहीं गया, घूमने का एक पत्थर के मंगाना क्या देंगे, तो कलकत्ते में बहुत है बिल्डिंग है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ आए जिस तरह से जिससे अदारे के ताल्लुक से बोल लीजिए। अभी ये अदारा जो है बहुत सवाल है, और रईस आदम हैदरी साहब, क्योंकि रईस तो है हाँ अदारे के बारे में, लेकिन अदारा जो काम रहता है ना वो शख्सियत की वजह से, उसके जो अरकान होते हैं उसकी वजह से, वरना बस में अब आप कहा लगती बात, तो जो लोग हैं आप लोग सब बहुत खुशहाली है, और इस तरह के जो काम कर रहे हैं अदली काम, ये जो जबान मतलब की अभी जो शादी के लिए दिलचस्पी कायम करने के लिए, इसलिए वेरी मच बहुत अच्छा है, और आप लोग को मुबारकबाद देते हैं, ये अमल ये सिलसिला जारी रखिए। शुक्रिया आलम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अबू, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ तमाम हजरात के मुकाबले में मेरा ताल्लुक अबू बकर तिवारी साहब से उस वक्त से है जब वो नारकल्ला में 9 रोड के मैं जिस मकान में रहा करता था, उस मकान में उनके दोस्त निसार अहमद मगून रहा करते, मैं उस वक्त उनको जानता हूँ। इसके अलावा नारकल्ला का 9 रोड में इनके एक मकान भी है, गली में गली भी, हाँ इस तरह से नारकल्ला का 9 रोड के भी बाशिंदा है। दूसरी बात है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सदर स्थित में भी आप लोगों का एक दुकान है, वहाँ पे ये अक्सर बैठा है,
60 है गिनना तो नहीं। आइए हजरात, वक्त का लिहाज करते हुए आपके रस्म दौर का आगाज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसी वक्त से कहूँगा कि सिराज आबादी के कलाम चाहते का रस्म दौर का आगाज करें। रेस आगे नहीं नहीं हाँ, बोलिए। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए जय जयकार। हाँ ठीक अब बात रोशनी की सुनता नहीं है कोई, अब बात रोशनी की होटल का जले हो खैरात रोशनी।